तो टॉपिक का नाम क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है वो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। यहाँ पे हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखा रखा है जिसको हम किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे जो की है ना, ये जो की है ये क्या है, ऑफ है अभी, यानी कि सर्किट ऑफ है। कैपेसिटर के पास में शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि ये डिस्चार्ज कैपेसिटर है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है शुरुआत में। एनर्जी कब स्टोर होगी, जब ये चार्ज होगा तब ये कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस की को ऑन किया है ना, ये जो की है इसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे ही इस की को ऑन किया जाएगा, देखो कैपेसिटर की जो ऊपर वाली प्लेट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये स्मॉल क्वांटिटीज की फॉर्म में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज आ रहा है, डी क्यू इस तरीके से स्मॉल क्वांटिटीज की फॉर्म में ये चार्ज इस कैपेसिटर की अपर प्लेट के ऊपर आता जा रहा है ना। स्मॉल क्वांटिटीज की फॉर्म में आप ये एज्यूम कर लो कि थोड़ा थोड़ा करके चार्ज इस कैपेसिटर की अपर प्लेट के ऊपर आ रहा है, तो ऊपर वाली प्लेट के ऊपर आता जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज लोअर प्लेट के ऊपर भी इंड्यूस होता जाएगा। याद रखना है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज हमेशा सेम होता है। तो किसी इंस्टेंट पे मान लो इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज आ गया ऊपर वाली प्लेट पे, तो नीचे वाली प्लेट पे भी उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू। ये बात आपको याद रखनी है। अभी कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हुआ है, सपोज करो ये धीरे धीरे चार्ज को ले रहा है, और जैसे जैसे ये चार्ज हो रहा है वैसे वैसे ये एनर्जी स्टोर करता जा रहा है। अच्छा, किसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा, तो जैसे जैसे ये चार्ज हो रहा होगा कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनता जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, या ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता जाएगा, है ना। ये प्रोसेस चालू हो गई। अब जैसे जैसे ये चार्ज हो रहा है वैसे वैसे एनर्जी स्टोर होती जा रही है। तो किसी इंस्टेंट पे सपोज करो इस पे चार्ज कितना आ गया, स्मॉल क्यू, तो इस कंडीशन में इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखो जब ये पूरा चार्ज होगा तब तो इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है तो ये 10 वोल्ट तक फाइनली चार्ज हो जाएगा, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है, सपोज करो ये 2 वोल्ट तक चार्ज हुआ है, तो वो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करोगे कि अभी ये कितना चार्ज है, ये कितने वोल्टेज तक चार्ज है। तो हमने कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू क्यू बाई सी। क्या पढ़ा था, V इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू मान लो वो चार्ज है जो प्लेट्स के ऊपर अभी आ चुका है, सी इसका कैपेसिटेंस है, तो अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी होगा। ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V है सपोज करो, है ना। कैपिटल V का मतलब है वो वोल्टेज जो फाइनली कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर आ जाएगा जब ये फुली चार्ज होगा, और स्मॉल v का मतलब क्या है, जब ये थोड़ा बहुत चार्ज हो चुका है उस टाइम पे इसकी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया है। तो v की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा कैपेसिटर, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसको चार्ज करने के लिए बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा। अब बैटरी को वर्क क्यों करना पड़ेगा, देखो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ऊपर वाली प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, फिर ये और पॉजिटिव चार्ज जाके इस पे स्टोर होगा, और पॉजिटिव चार्ज जाके स्टोर होगा जब तक ये पूरा चार्ज नहीं हो जाता। तो जैसे ये डीक्यू चार्ज चल के इसके ऊपर जाएगा स्टोर होने के लिए ऊपर वाली प्लेट के ऊपर, तो ऊपर वाली प्लेट पे पहले से कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज के पास में दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके जाओगे तो वो उसको रिपेल करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज जाके यहाँ पे स्टोर होगा, पहले से बैठा हुआ चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो इस रिपल्शन के अपोजिट अगर बैटरी को इस डीक्यू चार्ज को इस प्लेट के ऊपर स्टोर करना है, इस रिपल्शन के अपोजिट अगर इस डीक्यू चार्ज को इस ऊपर वाली प्लेट के ऊपर बैटरी को स्टोर करना है तो बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क में एक रिलेशन था, याद करो, VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q। अगर किसी भी Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो तो उसके लिए अगर हमें WAB वर्क करना पड़ता है तो WAB अपॉन Q किसके बराबर होता है, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर होता है। अभी हमें पता चल चुका है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है, V।
तो v की वैल्यू क्या है यहाँ पे q बाई सी, तो यहाँ पे हम इसको v को क्या लिख सकते हैं q बाई सी लिख सकते हैं। ये वो चार्ज होगा जो हम लेके जा रहे हैं, कितना चार्ज लेके जा रहे हैं dq। देखो इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये वाला जो q चार्ज है ये वो चार्ज है जो स्टोर हो चुका है, और dq चार्ज को हम इस पे स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले मैं इस फॉर्मूले को एक बार लिख देता हूं। चलो vb माइनस va का मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये है v। wab का मतलब है वो वर्क जो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्मॉल dq चार्ज को स्टोर करने जा रहे हैं इसलिए हमें वर्क भी कितना करना पड़ेगा स्मॉल करना पड़ेगा, उसको मैं dw बोल देता हूं। चार्ज कितना लेके जा रहे हैं dq, समझ में आया क्या? तो इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिखा है, देखो यही वाला जो फॉर्मूला है ना इसको ऐसे लिखा है, ठीक। यहां पे dw क्या आ जाएगा, dw मतलब इस स्मॉल dq चार्ज को प्लेट के ऊपर स्टोर करने में किया गया वर्क, यह आएगा v इंटू dq के बराबर। आया समझ में? हमें तो ये पता करना है कि इस कैपेसिटर को फुली चार्ज करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, पूरा चार्ज करना है इसको, पूरा चार्ज करने के लिए कितना वर्क होगा, तो उसको मैं W बोल देता हूं। चलो तो वो वर्क कैसे आएगा, तो वो इसका इंटीग्रेशन करने पे आएगा, क्योंकि dq ऐसा करके इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स के अंदर चार्ज को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके लिए जो टोटल वर्क हमको करना पड़ेगा, ये तो एक स्मॉल पार्ट dq के लिए किया गया वर्क आया। अगर आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करोगे तो dw का इंटीग्रेशन w, और इधर क्या आएगा v dq का इंटीग्रेशन। और लिमिट्स क्या लगानी है, तो कहां से कहां तक चार्ज करना है, तो शुरुआत में इसके ऊपर 0 चार्ज था, और बाद में जब ये फुली चार्ज होगा तो सपोज करो ऊपर वाली प्लेट के ऊपर प्लस q चार्ज आ जाएगा, नीचे वाली प्लेट के ऊपर माइनस q चार्ज आ जाएगा। फाइनली जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तब तो आपको 0 से q की लिमिट लगानी पड़ेगी, 0 से कैपिटल Q की लिमिट लगानी पड़ेगी, वो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए जो इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें करना पड़ेगा। W इक्वल टू V की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, V की वैल्यू क्या है Q बाई सी लिख दो इंटू dq, लिमिट क्या है 0 से कैपिटल Q। W इक्वल टू, देखो C यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू है, कैपेसिटेंस हमेशा किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होता है जब तक आप उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट नहीं करते हो, या प्लेट्स का एरिया कम ज्यादा नहीं करते हो, या डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं करते हो। सी की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, तो सी को तो मैंने अलग कर दिया। क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से क्यू की लिमिट लगा दी, तो वर्क डन कितना आ गया अपने पास में, 2b बाहर निकाल लो, है ना, 1/2c, अपर लिमिट पुट करोगे कैपिटल Q स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 0, आंसर आ गया W इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई सी। ये लो जी आंसर, मतलब इतना वर्क हमको इस कैपेसिटर को फुली चार्ज करने में करना पड़ेगा। अगर इस पे फाइनली चार्ज कैपिटल Q आ जाता है ना, तो उसके लिए टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, W इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई सी, है ना। इसी फॉर्मूले को आप दो और तरीके से लिख सकते हो। अच्छा एक चीज याद रखो, ये जो वर्क डन हुआ है, ये जो वर्क हमने कैलकुलेट किया है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर को जब आप चार्ज कर रहे हो तो उसके लिए जितना भी बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, इस रिपल्शन के अपोजिट, जब dq चार्ज जिस पे स्टोर होने गया था, तो ये वाला पहला वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा था, तो इस रिपल्शन के अपोजिट dq चार्ज को कैपेसिटर के ऊपर स्टोर करने के लिए बैटरी को जो वर्क करना पड़ता है वो इसी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है, ये क्या है, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। मतलब कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा उसका फॉर्मूला भी सेम है, हाफ Q स्क्वायर बाई सी। इसको दो और तरीके से लिख सकते हो, कैसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वर्क डन के बराबर है, एक फॉर्मूला तो अपने पास आ चुका है, हाफ Q स्क्वायर बाई सी। हमको पता है किसी भी कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू CV ऐसे एक फॉर्मूला होता है ना। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तब उस कंडीशन में जो चार्ज आएगा इन प्लेट्स के ऊपर वो आएगा Q, तो उसको लिख सकते हो C इंटू V क्या है यहाँ पे, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई कर रखा है, जितने वोल्टेज तक ये फाइनली चार्ज होगा, तो Q इक्वल टू CV होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो, यहाँ पे Q की जगह क्या लिख देंगे CV, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, यानी कि हाफ CV स्क्वायर बन गया। ये आया समझ में। एक और तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, देखो C इक्वल टू क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले में, यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे लिख दो, एक ही बात है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C इक्वल टू क्या लिख सकते हो, C इक्वल टू Q अपॉन V। अगर मैं C की जगह Q अपॉन V लिखूंगा तो एक V यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हाफ
Q/V। आया समझ में? C की जगह Q/V लिख दोगे ना, Q/V, V से एक V कैंसिल, आंसर आया हाफ Q/V। तो कितने फॉर्मूले आ गए अपने पास? 3 फॉर्मूले आ गए। तो एक ही चीज को कैलकुलेट करने के लिए ये 3 फॉर्मूले हैं। जैसा डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। जैसे कई बार कैपेसिटर के लिए बता रखा होता है कि इस पे इतना चार्ज आ चुका है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, तो बताओ उसने कितनी एनर्जी स्टोर करी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर कैपेसिटेंस और वोल्टेज बता रखा है, कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर इतने वोल्टेज तक चार्ज करना है तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अगर Q और C दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो जैसा डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे याद रखने वाली है, अगर मैं ये वाला जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्टली लगा देता, मतलब ये डेरिवेशन नहीं करता और डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके टोटल वर्क कैलकुलेट करता, तो देखते हैं टोटल वर्क कितना आएगा। देखते हैं टोटल वर्क कितना आता है। W इक्वल टू, देखो यहां पे W इक्वल टू कैलकुलेट कर रहा हूं तो Q को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Q वो चार्ज है जो हम फाइनली कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर लाएंगे, मतलब जो कैपेसिटर है जब ये फुली चार्ज होगा तो उसकी प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा Q को इधर मल्टीप्लाई कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस से Q चार्ज आ जाएगा। VB माइनस VA का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कि कैपिटल V के बराबर होगा। तो टोटल वर्क हमें कितना करना पड़ेगा, Q/V, है ना। मतलब इस कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी ने टोटल वर्क कितना किया, Q/V। लेकिन स्टोर कितना हुआ, स्टोर्ड एनर्जी है हाफ Q/V, ये तो आधी हुई, तो हाफ एनर्जी कहां पे चलेगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक बार पूछा हुआ है CBSE बोर्ड में कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं तो टोटल वर्क आता है Q/V, जबकि जो स्टोर्ड एनर्जी है जो कैपेसिटर के पास स्टोर हुई है, जब इस डेरिवेशन से सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है हाफ Q/V। मतलब एक्चुअल में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, एक्चुअल में तो इतनी एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर के पास में, तो फिर ये जो हाफ एनर्जी है, क्योंकि होनी तो चाहिए थी Q/V के बराबर और स्टोर हो रही है हाफ Q/V के बराबर, तो ये हाफ एनर्जी कहां पे चली गई, ये पूछा गया था। तो देखो जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है ना तो इन वायर्स में करंट फ्लो होता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, और वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो वायर से जैसे ही करंट फ्लो होगा उस करंट की वजह से वायर में हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट, और उस हीट की वजह से क्या होता है, हाफ एनर्जी का लॉस हो जाता है ना। तो जो टोटल वर्क डन है बैटरी के थ्रू वो तो होगा Q/V, लेकिन स्टोर कितना हो पाएगा कैपेसिटर के अंदर, हाफ Q/V। तो आपको अगर पूछे ना स्टोर्ड एनर्जी कितनी है तो वो यही बतानी है, ठीक है। बाकी हाफ एनर्जी किसकी फॉर्म में चली गई, हीट की फॉर्म में, चार्ज करने में वेस्टेज हो गई एक तरह से, कैपेसिटर को चार्ज करने में हाफ एनर्जी वेस्टेज हो गई बैटरी की और हाफ एनर्जी यहां पे जाके स्टोर हो गई। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है इसमें। आया समझ में? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में देखो क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। कितना कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, 12 पिकोफैरेड। C इक्वल टू 12 पिकोफैरेड। बैटरी का वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट के बराबर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी बता दो। बिल्कुल आसान है, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हाफ CV², क्योंकि C दे रखा है V दे रखा है, ये लगा दो तो U आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। C का है मैग्नीट्यूड 12 पिकोफैरेड, पिको मतलब 10 की पावर -12, V² यानी कि 50 का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, यही अपना आंसर है। तो पहला आंसर यहां से आएगा। दूसरा पूछा है, इफ अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट विद द सेम बैटरी। मतलब कि अब हमने क्या किया, ये जो 12 पिकोफैरेड का अपने पास कैपेसिटर था, अगर हम क्या करें इसको एक 6 पिकोफैरेड के कैपेसिटर से कनेक्ट कर दे सीरीज में, है ना, सेम बैटरी से, यानी कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, वही 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट की बैटरी है, तो उसके अक्रॉस अगर हम कनेक्ट कर दें तो इसने पूछा है इन सीरीज विद इट विद द सेम बैटरी देन फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मतलब कितना चार्ज स्टोर होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर भी बताना है। यानी कि जैसे ये पहला कैपेसिटर है इसको मैं C1 बोल देता हूं, ये दूसरा कैपेसिटर इसको C2 बोल देता हूं, तो इसने
जो चार्ज स्टोर किया है वो मान लो Q1 है और इसकी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लो V1 है। दूसरा जो कैपेसिटर है उसने जो चार्ज स्टोर किया है वो Q2 है और इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2 है। तो हमें क्या कैलकुलेट करके बताना है, हमें सिंपली Q1 Q2 और V1 V2 बताना है। आया समझ में? अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे 50 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। अगर ये दोनों कैपेसिटर बराबर कैपेसिटी के होते तो जो 50 वोल्ट है वो बराबर बराबर दोनों में डिवाइड हो जाता, 25 वोल्ट इधर और 25 वोल्ट इधर। लेकिन क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर अलग अलग वोल्टेज के सॉरी अलग अलग कैपेसिटी के हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग डिवाइड होगा। अब कैसे कैलकुलेट किया जाए वो, एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है कि Q1 और Q2 की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। आपको बताया था जब भी कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाओगे तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। जब भी कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाओगे हर एक कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज सेम रहेगा। अभी ये सीरीज में कनेक्टेड है तो Q1 और Q2 क्या होना चाहिए, बोलो, बराबर होना चाहिए। एक चीज तो ये समझ में आ गई, Q1 इज इक्वल टू Q2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q1 इक्वल टू Q2 होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब हमें ये पता करना है कि 50 वोल्ट कैसे कैसे डिवाइड होगा, उसी के बाद आप चार्ज वगैरह ये सब कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करो, अगर ये पता करना है ना कि सिस्टम ने कितना चार्ज स्टोर किया है, पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, अगर सिस्टम ने ये पता करना है कि कितना चार्ज स्टोर किया है यानी Q1 और Q2 कितना है, तो पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लो कि दोनों का मिला के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ। पहले मैं वो फाइंड कर देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी तो यहां से आई जाएगी कैपेसिटी की। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए मैं एक काम करता हूं, है ना, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/CS इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, 1/C1 प्लस 1/C2 वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। 12 आ गया एलसीएम, इधर आएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3/12 यानी कि 1/4। तो बताओ CS की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पिको फेरेड। मतलब इन दोनों को हटा के आप ये मान सकते हो कि इनकी जगह एक 4 पिको फेरेड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कितना चार्ज वो स्टोर करता, वही होगा इक्विवेलेंट चार्ज। तो कितना चार्ज वो स्टोर करता, तो Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगा दो। C कितना है, C इक्विवेलेंट आया 4 यानी Q1 कैलकुलेट कर लो या Q2 कैलकुलेट कर लो, वो आएगा Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, C आ रहा है अपने पास में इक्विवेलेंट इन दो। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो अलग अलग है, हमें तो इन दोनों ने टोटल कितना चार्ज स्टोर किया वो कैलकुलेट करना है। देखो दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो भी आएगा वो जितना चार्ज स्टोर करेगा उतना ही इन दोनों पे इंडिविजुअली स्टोर होगा। इसका रीजन, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कितने भी कैपेसिटर लगा दो उन सब का इक्विवेलेंट चार्ज कितना आता है, एक कैपेसिटर में जो चार्ज होता है उसी के बराबर आता है ना। इसलिए आपको सीधा कैलकुलेट कर लेना है। Q1 इक्वल टू Q2 कितना आएगा, Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, C मतलब C इक्विवेलेंट, है ना। C इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे 4 पिको फेरेड और V इक्विवेलेंट कितना है 50 वोल्ट। कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 200 यानी कि 2 × 10⁻10 कूलाम। तो Q1 भी इतना ही है, Q2 भी इतना ही है। चार्ज की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब हमें पता करना है कि V1 और V2 कितना होगा, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, V1 इक्वल टू Q1 बाई V इक्वल टू Q बाई C होता है ना, तो Q1 अपॉन C1। Q1 कितना है 2 × 10⁻10, C1 कितना है 12, पिको मतलब क्या होता है 10⁻12। कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/6, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2 बचेगा यानी 100/6 आ जाएगा यानी कि 50/3 वोल्ट। ठीक है, और V2 कितना आएगा, तो V2 के लिए क्या करोगे Q2 अपॉन C2। Q2 कितना है 2 × 10⁻10। भाई चार्ज की वैल्यू तो सेम ही है ना। और C2 कितना है, C2 मतलब 6 पिको फेरेड, मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/3 यानी कि 100/3 वोल्ट। टोटल करके देख लो 50 वोल्ट आना चाहिए। 50/3 प्लस 100/3 कितना होता है 150/3 यानी कि 50 आएगा ना। इसका मतलब इस रेशो में इस तरीके से ये डिवाइड होगा। तो ये अपने दोनों आंसर हो गए। चार्ज की वैल्यू दोनों पे सेम रहेगी, ये आंसर आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर करेगा कैपेसिटर वो यहां से कैलकुलेट करके पता चल जाएगा अपन को। कर लोगे इसको, ठीक है। चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन चार्जिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू ए पोटेंशियल V द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ
एंड ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 is introduced between the plates without disconnecting the DC source. Explain how the capacitance, electric field and energy density of the capacitor change. देखो ये तीन चीजें कैलकुलेट करके बतानी कि ये किस तरीके से चेंज होंगी. क्वेश्चन क्या है वो समझा देता हूं. हमारे पास में एक कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C मान लेते हैं. इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके हमने चार्ज किया. ये कोई V वोल्ट की बैटरी है, इससे कनेक्ट करके हमने इसको चार्ज कर दिया. पहले चार्ज कितना होगा, तो पहले कैपेसिटेंस बता दो कितना होगा. C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. और चार्ज कितना होगा, तो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू CV. ठीक है. और क्या पूछा इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा और एनर्जी डेंसिटी कैसे चेंज होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, तो अभी मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच में D है, डिस्टेंस कितनी है D. अभी सपोज करो शुरुआत में इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है D, तो अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V बाई डी. V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो ये फॉर्मूला लगा के आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो. अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेट्स के बीच में वो इतना होगा. एक चीज और पूछी इसने, एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी. एनर्जी डेंसिटी मतलब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो टोटल एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर करता है उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर से. दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी वॉल्यूम है ना उससे डिवाइड कर दो, तो उससे जो आंसर आएगा वो ही आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. पूरा सॉल्व करोगे ना उसको, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अगर कोई भी मीडियम नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में तो एप्सिलॉन नॉट आएगा. और अगर आपने कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया तो फिर जितना मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. चलो अभी एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी शुरुआत में, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ठीक है. E कितना है, V बाई डी. तो ये शुरुआत वाली कंडीशन है. अब इसने क्या बोला वो समझो. इसने बोला कि अब हमने कैपेसिटर की मतलब इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट नहीं किया है. ये बोल रहा है द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ. मतलब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, हाफ कर दिया. विदाउट डिस्कनेक्टिंग द डीसी सोर्स, मतलब डीसी वोल्टेज सोर्स अभी भी कनेक्टेड है. अभी भी कौन कनेक्टेड है, ये बैटरी या वोल्टेज सोर्स अभी भी कनेक्टेड है. ठीक है. तो वोल्टेज इतना ही मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था, लेकिन क्योंकि प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हाफ हो गई, अगर डिस्टेंस हाफ कर दोगे तो उससे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी. देखो साथ में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी इंसर्ट किया है. साथ में क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया दोनों प्लेट्स के बीच में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 10 दे रखा है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल K से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही बात है. तो यहाँ पे अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया हुआ है दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली, तो फॉर्मूला होगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी. डी की जगह D/2 लिखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, D/2 है ना. ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी. अच्छा ये जो कैपेसिटेंस है दे रखा है कि इसका नहीं दे रखा. चलो तो पहले जो कैपेसिटेंस था वो था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, है ना. पहले कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी. अब कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू K की वैल्यू कितनी है, 10. और इसकी जगह क्या मैं C लिख सकता हूं, यानी कि C डैश की वैल्यू क्या आ गई, 20 टाइम्स ऑफ C आ गई. तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, C डैश इज 20 टाइम्स ऑफ C. C डैश कितना है, अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, पहले से 20 टाइम्स बढ़ गया. दो काम किए आपने, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को हाफ कर दिया और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया. पहले जितना था उसका 20 टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस. पहला आंसर. दूसरी चीज इसने पूछी है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, चार्ज कैसे चेंज होगा वो भी बता सकते हो वैसे, वो भी चलो मैं पूछा नहीं लेकिन बता देता हूं. चार्ज हो जाएगा C की जगह C डैश आ जाएगा. C डैश मतलब अब जो कैपेसिटेंस है वो पहले से 20 टाइम्स ज्यादा है. भाई आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, Q इक्वल टू CV वाला, तो Q डैश इक्वल टू होगा C डैश इंटू V डैश. V डैश तो उतना ही है जितना पहले था, सेम बैटरी लगा रखी है, तो आप इसको लिखोगे Q डैश इक्वल टू C डैश तो होगा 20 टाइम्स ऑफ C इंटू V डैश की जगह V आ जाएगा. तो पहले जितना चार्ज था उसकी कंपैरिजन में पहले चार्ज कितना था,
CV। अब कितना है 20 इंटू CV, यानी कि चार्ज की वैल्यू भी क्या हो गई 20 टाइम्स इंक्रीज हो गई। पहले जो चार्ज था उसका 20 टाइम्स ज्यादा चार्ज ये स्टोर करेगा। सिंपल सी बात है, 20 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ा दी ना इसकी, तो 20 टाइम्स ज्यादा चार्ज स्टोर करने लग जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस कर दिया आपने d/2, तो बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई डैश बोल देता हूं, ई डैश कितना हो जाएगा 2v/d, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, यानी कि ई डैश विल बी 2 टाइम्स ऑफ ई। ये बात भी समझ में आ गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा पहले से डबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज एनर्जी डेंसिटी कैसे चेंज होगी। तो एनर्जी डेंसिटी है ना, इसको मैं एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 1/2 अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों प्लेट्स के बीच में फिल किया हुआ होता है तो K यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 10 दे रखा है मीडियम का, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे पहले तो, फिर आएगा अपसाइलन नोट, फिर आएगा अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर, ई डैश का स्क्वायर। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता तो मैं ये 10 से मल्टीप्लाई नहीं करता, फॉर्मूला होता 1/2 अपसाइलन नोट ई डैश स्क्वायर। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से अपसाइलन नोट की जगह अपसाइलन आता है, और अपसाइलन की वैल्यू क्या होती है, तो याद करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नोट। तो अपसाइलन का फॉर्मूला क्या हो गया अपसाइलन आर इंटू अपसाइलन नोट, इसलिए अपसाइलन आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपसाइलन नोट को। तो यहाँ पे देखो ई डैश कितना है 2 टाइम्स ऑफ ई है, यानी कि ये आ गया 1/2 इंटू 10 इंटू अपसाइलन नोट इंटू 2e, है ना, और उसका स्क्वायर करेंगे 2e। भी अब जो एनर्जी डेंसिटी है ना वो पहले से कितनी ज्यादा हो गई कम हो गई वो हम पता कर रहे हैं, तो आंसर आएगा इससे सॉल्व करने पे 1/2 अपसाइलन नोट ई स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 यानी कि 40। यानी पहले जो एनर्जी डेंसिटी थी उसकी कंपैरिजन में 40 टाइम्स एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज हो गई। मतलब एनर्जी डेंसिटी कितनी बढ़ रही है यहाँ पे 40 टाइम्स। देखो क्या क्या चेंज आया, पहले कैपेसिटेंस कितना चेंज हुआ 20 टाइम्स, चार्ज कितना चेंज हुआ 20 टाइम्स बढ़ गया, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ा 2 टाइम्स हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में, और एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो 40 टाइम्स इंक्रीज हो गई पहले से, है ना, ये फायदा हो रहा है हमको। ठीक है, आया समझ में, चलें आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 identical capacitors C1, C2, C3 of capacitance 6 microfarad each are connected to a 12 volt battery as shown. Find charge on each capacitor, equivalent capacitance of the circuit and energy stored in the network of the capacitor। 3 चीजें बतानी है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो उसके लिए वोल्टेज देखना पड़ेगा कितने कितने वोल्टेज तक कौन कौन कैपेसिटर चार्ज है। दूसरी चीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तीसरी चीज एनर्जी स्टोर्ड इन नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर। चलो 1 बाय 1 चीजों को सॉल्व करते हैं। पहली चीज कैलकुलेट करते हैं, देखो 12 वोल्ट की बैटरी यहां पे दिखा रखी है जो कि C3 कैपेसिटर के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, तो ए और बी के बीच में बैटरी डायरेक्टली ये जो C3 कैपेसिटर है इसके अक्रॉस कनेक्टेड है। देखो तो इसको जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 12 वोल्ट मिलेगा, पूरा का पूरा 12 वोल्ट इसको मिल रहा होगा। लेकिन इधर ये जो 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है, देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों सीरीज में है, पैरेलल में मत सोच लेना इसको, ये सीरीज में है। कैसे, देखो ये एक ब्रांच है जो कि ऐसे मोड़ी हुई है, तो उसी में ये दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड है ना। तो पैरेलल में तो क्या होना चाहिए, दोनों कैपेसिटर की अपर प्लेट एक पॉइंट पे, लोअर प्लेट एक पॉइंट पे कनेक्ट होनी चाहिए, तभी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाएगा। इसमें तो एक ही ब्रांच में ये कनेक्ट हो गए ना, तो ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज में क्या चीज सेम होती है, चार्ज की वैल्यू सेम होती है और वोल्टेज डिवाइड होता है। तो जो 12 वोल्ट इस सीरीज कॉम्बिनेशन को मिल रहा होगा वो बराबर बराबर दोनों में डिवाइड हो जाएगा। बराबर क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है। कितना 6 माइक्रोफेरेड है तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इसलिए ये भी 6 पिकोफेरेड का है, ये भी 6 पिकोफेरेड, तो हाफ हाफ यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। 12 का हाफ हो गया 6 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट V1 की वैल्यू हो गई और 6 वोल्ट की क्या हो गई V2 की वैल्यू हो गई। अब क्योंकि हर एक कैपेसिटर पे वोल्टेज पता चल गया तो चार्ज भी आप इजीली बता सकते हो। तो पहली चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे Q1 कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होगा C1 V1। C1 कितना है
हर एक कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड का है तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और V1 कितना है 6 वोल्ट, तो ये आएगा 36 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम। Q2 पूछे तो क्या करोगे, C2 V2 वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। C2 कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 6 यानी कि 36 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। Q3 कितना है बोलो, C3 V3, C3 कितना, C3 है 6 माइक्रो कूलाम, माइक्रोफेरेड सॉरी, और V3 कितना है, V3 है 12, तो ये आएगा 72 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास। एक पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे, तो पहले ये चेक करो कि ये कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1/CS इक्वल टू 1/6 माइक्रोफेरेड प्लस 1/6, 1/C1 प्लस 1/C2 ये लगा दिया, ये आएगा 6, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 2 यानी कि 1/3 आ गया, यानी कि CS की वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड। अब एक चीज बताओ, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा 3 माइक्रोफेरेड वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज में या पैरेलल में। इन दोनों की जगह हटा के कैपेसिटर लगा दो, तो वो जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर, ये दोनों ही देखो A और B पे कनेक्ट होंगे। इधर वाला कैपेसिटर भी A और B पे कनेक्टेड है और इधर वाला कैपेसिटर भी A और B पे कनेक्टेड है। इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल हो गया ये। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप डायरेक्टली ऐड करते हो ना C1 + C2 इस तरीके से, तो ये CS और ये जो C3 आएगा ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे, इसलिए इनको डायरेक्टली ऐड कर दो। CS तो आया 3, ये है अपना 6 यानी कि आ गया 9 और यूनिट क्या होगी माइक्रोफेरेड। ठीक है, आया समझ में। अच्छा जी, एक और चीज पूछी इसने, एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, एनर्जी कितनी स्टोर हुई नेटवर्क में। तो टोटल एनर्जी जो स्टोर हो रही है उसका फॉर्मूला होगा हाफ CV², लेकिन बस ध्यान रखना C की जगह C इक्विवेलेंट आ जाएगा, V की जगह V इक्विवेलेंट आ जाएगा। C इक्विवेलेंट कितना है 9 माइक्रोफेरेड, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। V इक्विवेलेंट कितना है 12 वोल्ट, तो उसका स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर लो। या तो ये करो कि अलग अलग कैपेसिटर कितनी कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है वो अलग अलग कैलकुलेट करो, तीनों के लिए सबका टोटल करो, क्या एक साथ कर लो। हाफ CV² वाला फॉर्मूला लगा दो, बस C की जगह C इक्विवेलेंट ले लेना, V की जगह V इक्विवेलेंट ले लेना, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा एक ही स्टेप में। 3 स्टेप में करने की जरूरत ही नहीं है फिर। आई बात समझ में, तो ये अपना आंसर है। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे इसको, देख लो कोई डाउट हो तो। चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two parallel plate capacitor X and Y have the same area of plates and same separation between them. Y has air between the plates while X have a dielectric medium of dielectric constant 4. यानी X की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है और Y की प्लेट्स के बीच में एयर है। तो X का जो कैपेसिटेंस है वो C1 मान लेते हैं, इसका C2 मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफेरेड। दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस बताओ, अगर टोटल मिला के दोनों का कितना आ रहा है 4 माइक्रोफेरेड। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X एंड Y, X और Y की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। ठीक है जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y, X और Y कितनी कितनी एनर्जी स्टोर करके बैठे हैं वो भी बता दो। देखो बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करोगे, पहला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा C1 इक्वल टू, देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब फिल किया हुआ होता है तो फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। K मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और C2 कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। प्लेट्स का एरिया सेम है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पे सेम है, तो एक चीज यहां से देख के साफ साफ पता चल रही है C1 इज 4 टाइम्स देन C2। अब क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 आएगा। CS की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 माइक्रोफेरेड, इक्विवेलेंट कितना है 4। C1 को क्या हम 4C2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे C2 डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, फिर C2 की वैल्यू पुट करके C1 भी निकाल लेंगे। 1/4 इक्वल टू ये आएगा 4C2 एलसीएम यानी कि आएगा 1 + 4 यानी कि 5/4 C2।
तो C2 कितना आएगा, C2 इधर ले जाओ, 4 इधर ले जाओ, या 4 को इधर कैंसिल कर दो, तो ये आएगा सॉल्व करने पे 5 माइक्रोफेरेड। और C2 अगर 5 आया है तो C1 कितना हो गया यहाँ से 4 × 5 यानी कि 20 माइक्रोफेरेड हो गया। आई बात समझ में? तो ये अपने पास C1 C2 की वैल्यू आ गई, पहला आंसर अपने पास आ चुका है। दूसरी चीज पूछी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए V = Q/C वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन क्या हमें Q पता है? यहाँ पे नहीं पता, Q दे ही नहीं रखा। तो आप एक काम करो, दूसरा तरीका लगाते हैं। देखो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हो, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले ये पता करो कि दोनों पे चार्ज सेम होगा या अलग अलग। तो सेम ही होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस पे Q1 और इस पे Q2 क्या आएगा, सेम आएगा। अगर दोनों पे चार्ज बराबर है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चाहे कैपेसिटी अलग अलग हो कैपेसिटर्स की, सब पे चार्ज सेम आता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका जो रेशो होगा यानी कि V1/V2 वो क्या होगा, तो V = क्या होता है, Q/C। पहले कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला लिखूंगा Q1/C1, दूसरे के लिए लिखूंगा Q2/C2, क्योंकि Q1 Q2 बराबर होंगे। Q1 Q2 सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, बराबर। तो Q1 और Q2 ये आपस में कैंसिल, ये C2 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या है, C2/C1। और C2 और C1 का रेशो तो आपको पता ही है, देखो C2 5 है, C1 20 है, तो 5/20 यानी कि ये कितना आएगा, V1/V2 आएगा 5/20 यानी कि 1/4। मतलब वोल्टेज किस रेशो में डिवाइड होगा, 1:4 में डिवाइड होगा। देखो V1/V2 कितना है, 1/4। इसका मतलब जो 12 वोल्ट है वो जब डिवाइड होगा इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में, तो वो 1:4 में डिवाइड होगा। अब कैसे पता करें कि V1 कितना है और V2 कितना है? देखो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे मुझे V1 फाइंड करना है, तो V1 = क्या आएगा, V1 का रेशो, देखो रेशो में डिवाइड करना आता है क्या किसी भी चीज को? V1 का रेशो कितना, 1, तो मैंने लिखा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो कितना है, सम ऑफ रेशो कितना है भाई, ये 1 + 4 यानी कि 5, इनटू कितने को डिवाइड करना है, 12 वोल्ट को डिवाइड करना है रेशो में, तो इनटू 12। ये 12 को डिवाइड करना है। V1 का रेशो कितना है, 1, सम ऑफ रेशो कितना है, 1 + 4 यानी कि 5। तो इससे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2.4 वोल्ट। ये है अपना V1। और V2 कितना आएगा, तो सेम फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले V2 का रेशो देखो कितना है, 4, सम ऑफ रेशो कितना हुआ, 5, इनटू टोटल वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। सॉल्व करो इसको, ये आएगा 9.6 वोल्ट। टोटल करके देख लो 12 वोल्ट आ रहा है क्या, 2.4 और 9.6 12 आ रहा है। इसका मतलब सही सही हमने डिवाइड कर दिया। और इनका रेशो भी देखो 1:4 है। आया समझ में? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तीसरी चीज पूछे, व्हाट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, एक काम करते हैं, U1/U2 हमको पूछे जा रहे हैं, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ Q²/C, है ना। पहले के लिए C1 लिख देंगे, चार्ज को हम Q1 लिख देंगे। दूसरे कैपेसिटर के लिए इस फॉर्मूले को लगाओगे तो हाफ Q2² लिख दोगे। अब क्योंकि आपको पता है कि Q1 Q2 तो बराबर है सीरीज में, तो ये हाफ और Q1² Q2² ये तो आपस में सब कैंसिल, बचेगा यहाँ पे C2 ऊपर चला जाएगा, C2/C1। और आपको पता है कि C1 और C2 में क्या रिलेशन है, देखो C2 कितना है एक बार देख लेते हैं। C2 कितना आया था, C2 आया था 5 और C1 आया था 20। C2 आया था 5, C1 आया था 20, यानी कि रेशो आ गया 1:4। ये अपना आंसर आया समझ में, आसान एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड एज शोन हैज ए टोटल एनर्जी ऑफ 160 मिलीजूल स्टोर्ड इन इट, obtain the value of the equivalent capacitance of this system and the value of Z। एक तो equivalent capacitance बताना है और Z की वैल्यू बतानी है। हमें क्या गिवन है, टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो रखी है यहाँ पे 160 मिली जूल के बराबर है, ये हमें गिवन है।
पहले तो देखो ये एक अननोन कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ पे जेड वैल्यू का, है ना, जेड माइक्रोफेरेड। तो ये जब तक हमको पता नहीं होगा तब तक हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? हमें एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा और एक जेड की वैल्यू पूछी है। देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, हमें टोटल सिस्टम ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है वो दे रखी है, और टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई कर रखा है वो भी हमें गिवन है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहा होगा। कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा? टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू हाफ सी इक्विवेलेंट वी इक्विवेलेंट स्क्वायर। देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी बता रखी है क्वेश्चन में, 160 मिली जूल, मिली मतलब 10 की पावर -3, 1/2 सी इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना है, और वी इक्विवेलेंट कितना है? वी इक्विवेलेंट है 200 इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करोगे तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? देखो सी इक्विवेलेंट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 160 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2, और नीचे क्या जाएगा? ये 200 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 4 आप इसको बोल सकते हो। इसको 200 को 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हो, स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 4 बन गया ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 4 से 4 कैंसिल यानी कि 8, तो 10 की पावर आएगा -6। ये पूरा सॉल्व करोगे तो यानी कि ये आ गया 8 माइक्रोफेरेड। 8 माइक्रोफेरेड आप इसको बोल सकते हो, 10 की पावर -6 को हम माइक्रो बोलते हैं। यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने पास आ चुका है। अब जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? देखो ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कैसे आएगा? C1 + C2 करके। तो 7 + 3 कितना हुआ? 7 + 3 कितना हुआ? 10 माइक्रोफेरेड। ये 10 और ये 15 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, एक ही ब्रांच में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो 1/CS इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम कितना ले लेंगे? 30। इधर आएगा 3 + 3 + 2 यानी कि 8/30 यानी कि 4/15 आ गया ये सॉल्व करने पे। यानी कि अपना CS की वैल्यू आ गई 15/4 माइक्रोफेरेड। इन सब का मिला के आया 15/4 माइक्रोफेरेड। अब ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में अगर आप इनको ऐड करोगे तो इनका इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि सी इक्विवेलेंट आना चाहिए CS + Z। सी इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है, कितना? 8। CS कितना है? 15/4। तो Z आ गया ना इससे। Z इक्वल टू क्या आएगा? 8 - 15/4 यानी कि सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो? Z इक्वल टू आ जाएगा 4 एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम ये आएगा 32 - 15 यानी कि 17/4 माइक्रोफेरेड अपना आंसर हो गया। आया समझ में? ये दूसरा आंसर है। दो ही चीज पूछी थी क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और हाँ, ये दो ही चीज पूछी है, आ गया आंसर। ये लो जी। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट PYQs जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।